हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 फिजिक्स टर्म 2 के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद समझाता हूं। इट स्टेट्स दैट in streamlined flow of an ideal liquid, the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume always remains constant। अब ये बर्नौलिस प्रिंसिपल है क्या? बर्नौलिस प्रिंसिपल है सिंपली बहते हुए फ्लूइड के लिए एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस कि टोटल एनर्जी उसकी यहां पर और यहां पर जो है एक जगह पर और दूसरी जगह पर हमेशा सेम रहेगी। बट टोटल एनर्जी मैकेनिक्स से आप जानते हो कि तभी सेम रहती है अगर कोई ऐसी फोर्स ना हो, रेजिस्टिव फोर्स ना हो जो एनर्जी खा जाए। जैसे हम लोग कहते हैं कि ऊपर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की, नीचे उतनी ही काइनेटिक होगी। बट ये बात तभी सच है अगर हम एयर फ्रिक्शन इग्नोर करें। अगर टॉप पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है और एयर फ्रिक्शन भी है, तो ऑब्वियसली बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी 100 जूल नहीं होगी, कुछ फ्रिक्शन भी खा जाएगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन को इग्नोर करें तो हर जगह टोटल एनर्जी सेम रहेगी। यही चीज हम लोग यहां पे बोल रहे हैं कि अगर एक लिक्विड है जो कि स्ट्रीमलाइंड फ्लो में है, टाइप्स ऑफ फ्लो आप जानते हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो है मतलब घूम नहीं रहा है, टर्बुलेंट नहीं है, बिल्कुल कामली सीधा सीधा चलता हुआ जा रहा है, और वो आइडियल लिक्विड है। अब आइडियल लिक्विड वही है जो नॉन विस्कस है, उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, तो एनर्जी चलते चलते एनर्जी अपने आप घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा सच में पॉसिबल नहीं है, बट सच में तो यह भी पॉसिबल नहीं है कि एयर फ्रिक्शन ना हो। तो वहां पे इग्नोर किया था, यहां भी तो कर सकते हैं ना, इसमें क्या बुराई है। तो यहां पे हमने मान लिया कि आइडियल लिक्विड है जो नॉन विस्कस है, इनकंप्रेसिबल है और उसमें रोटेशनल फ्लो नहीं है, सीधा सीधा ही लिक्विड जाएगा। ऐसे लिक्विड के अंदर उसकी जो तीनों एनर्जीज हैं उनका सम पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास या पर यूनिट वेट सब सेम रहता है, ठीक है। पर हम पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिराइव कर लेते हैं। द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ये बर्नौलिस थ्योरम। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए हम एक ऐसी पाइप लेंगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नॉन यूनिफॉर्म है और जिसकी हाइट भी नॉन यूनिफॉर्म है, ताकि हम ये दिखा सकें कि देखो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, हाइट चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, बट फिर भी टोटल जो सम है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस ट्यूब में से एक लिक्विड बहा जा रहा है जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है। ये लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है, आगे भी लिक्विड, पीछे भी लिक्विड है, आगे भी लिक्विड है, पर हम इसका इतना हिस्सा जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट का है A1 और यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी है V1। इस वाले पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 और यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी है V2, ठीक है। एक रेफरेंस लेवल से, ये एक रेफरेंस लेवल है, इस रेफरेंस लेवल से हम मान लेते हैं कि इस हिस्से की हाइट जो है वो है H1 और इस हिस्से की जो हाइट है वो हम मान लेते हैं कि क्या है, H2 है। अब इस पे हम बर्नौलिस थ्योरम लगाते हैं, मतलब लगाते नहीं है, प्रूव करते हैं। लगाएंगे तो तब जब प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे बहता हुआ जा रहा है। मान लो छोटे से टाइम डेल्टा टी में, या dt ले लो, हल्के से टाइम dt में, छोटे से टाइम dt में ये टुकड़ा ऐसे आगे बढ़ गया होगा, है ना, ये ऐसे ऐसे फ्लो करके आगे बढ़ गया होगा। dt टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सा टाइम है तो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा होगा ये। तो ये कितना आगे बढ़ा है? मान लेते हैं इसका जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है वो यहां पहुंच गया, और इसका जो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी वेलोसिटी v2 है ना, ये मिटा देता हूं, बाद में लिख लेंगे। ये यहां पहुंच गया, वरना तो बड़ा ही हौच पौच सा हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो इतने पार्ट का यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतने पार्ट का यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। जब ये पूरा का पूरा हिस्सा ऐसे हल्का सा आगे बढ़ गया तो ये वाला पार्ट यहां से यहां आ गया, ये वाला पार्ट यहां से यहां आ गया। मान लेते हैं ये पहले mn एंड्स थे, अब ये m से m डैश पे आ गया है और ये n से n डैश पे आ गया है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसकी जो वेलोसिटी थी वो इस v1 थी और इसकी वेलोसिटी v2 थी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी तो चेंज होती है, बट हमने टाइम जो लिया है वो बहुत स्मॉल है, dt। तो हम ये मान लेते हैं हल्का सा इधर शिफ्ट हुआ है, तो ये एरिया और ये एरिया में ज्यादा फर्क नहीं है। एंड सेम इज ट्रू फॉर दिस, ये भी हल्का सा इधर शिफ्ट हुआ है, तो इस एरिया और इस एरिया में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक। अच्छा, तो हम इस पे लगाते हैं
वर्क एनर्जी थ्योरम कि जो भी वर्क हो रहा है इस पे दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। इस पे वर्क क्या हो रहा है, देखो इस तरफ का जो लिक्विड है वो इसको धक्का मारेगा इधर F1 फोर्स से, ये आगे बढ़ ही क्यों रहा है, क्योंकि पीछे से इसको धक्का पड़ रहा है। लेकिन इस तरफ वाला जो लिक्विड है वो तो इसको आगे बढ़ने से रोकेगा ना, वो इधर एक तरीके से इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इसने उसको हटा के ही आगे बढ़ना है, तो वो एक तरीके से इसके लिए जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल है ये इसके लिए, तो इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। तो जो नेट वर्क होगा वो होगा इस वाली फोर्स का वर्क पॉजिटिव और इस वाली फोर्स का वर्क नेगेटिव। मान लेते हैं ये dt टाइम में ऐसा हुआ है, जो कि हम मान ही चुके हैं। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। dt टाइम में ये कितना हिलेगा, v1 वेलोसिटी से v1 dt, भाई डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, माइनस बिकॉज इस वाली फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा, बिकॉज फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, कॉस 180 डिग्री, माइनस F2 v2 dt। ठीक है, अच्छा यहां का जो प्रेशर है, यहां पे जो प्रेशर है इस पे वो P1 है, यहां पे जो प्रेशर है वो P2 है। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, यहां का एरिया A1 यहां का एरिया A2, तो F1 इज P1A1 v1 dt माइनस P2A2 v2 dt। ठीक है, और एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब कितना वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो फ्लो कर रहा है। नहीं पता आपको एरिया इंटू वेलोसिटी रेट ऑफ फ्लो होता है, देखो जैसे ये ट्यूब है, इस ट्यूब में इतना हिस्सा इसका ले लो, ठीक है, इस ट्यूब में लिक्विड, ये लिक्विड जो है इस ट्यूब में v वेलोसिटी से फ्लो करता हुआ जा रहा है, v वेलोसिटी से ये लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो तुम इसका इतना हिस्सा ले लो डेल्टा एल लेंथ का, और मान लो यहां से लेकर यहां तक आने में इसको डेल्टा टी टाइम लगा, तो इसका जो रेट ऑफ फ्लो होगा Q, रेट ऑफ फ्लो को हम Q से डिनोट करते हैं, और रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में ट्यूब में से लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। सो इट इज व्हाट, इतने हिस्से में लिक्विड का कितना वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो A इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी, तो रेट ऑफ फ्लो इज एरिया इंटू वेलोसिटी। सो दिस इज व्हाट रेट ऑफ फ्लो यहां पे, एंड दिस इज व्हाट रेट ऑफ फ्लो यहां पे। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां इसको इस तरीके से लो कि dt टाइम में जितना मास ये आगे खिसका होगा उतना ये भी आगे खिसका होगा, अलग अलग तो नहीं शिफ्ट हो सकता। अगर यहां पे dt टाइम में dm मास आगे शिफ्ट हुआ है तो ये भी dm मास ही आगे शिफ्ट हुआ होगा dt टाइम में, वरना बीच में से मास कहां गायब हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ फ्लो। यानी इन्वेस्टिंग के लिए आज भी वही पुरानी आदत पे अटके हो, स्विच टू एम स्टॉक जिसमें है वॉच। वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है जी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम होता है मास, क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो दिस इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, सो दिस इज dm बाय रो बाय dt, है ना, वॉल्यूम बाय dt है, ये क्या है वॉल्यूम बाय dt है, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी टाइम में, वरना बीच में से मास कहां गायब हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ फ्लो, यानी वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है जी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम होता है मास, क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो दिस इज यूनिट टाइम, सो दिस इज dm बाय रो बाय dt, है ना, वॉल्यूम बाय dt है, ये क्या है वॉल्यूम बाय dt है, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास को dm1 dm2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मास यहां और वहां सेम रहेगा, और डेंसिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि आइडियल लिक्विड है, आइडियल लिक्विड मतलब इनकंप्रेसिबल। सो यहां पे माइनस P2, दिस इज ऑल्सो dm बाय रो, ओके, dt से dt कटा, यहां भी dt से dt कटा, सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद dm बाय रो कॉमन ले लो, P1 माइनस P2। अच्छा जी, तो वर्क डन क्या होता है, इंक्रीज इन एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी इंक्रीज हुई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ, यहां एरिया कम हो गया, यहां पे एरिया कम हो गया मतलब वेलोसिटी बढ़ गई है, जहां एरिया कम हो जाता है वहां वेलोसिटी बढ़ जाती है। तुम पाइप से पानी आ रहा है, पाइप का मुंह दबा दो आगे से, तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है, तो जहां एरिया कम हो जाता है वहां वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहां कम होगी, सो दिस इज ke2 माइनस ke1। सिमिलरली यहां हाइट भी बढ़ी है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, ये, और मास कितना है dm, तो dm मास की यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ke2, यहां पे क्या होगी dm मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ dm v2 स्क्वायर,
और यहां पे कितनी होगी, हाफ, यहां पे हाफ dm v1 स्क्वायर प्लस यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहां पे dm g h2 माइनस dm g h1। dm कॉमन ले लो और यहां w का फॉर्मूला लिख दो, w इज dm बाय रो p1 माइनस p2, यहां से dm कॉमन ले लो, हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस dm यहां से कॉमन ले लिया gh2 माइनस gh1, dm से dm कट गया और p1 माइनस p2 इक्वल टू रो को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस dm कॉमन आके कट गया ना, प्लस रो g h2 माइनस रो g h1। 1 1 वाले सारे पैरामीटर्स इधर ले आऊं, 2 2 वाले उधर शिफ्ट कर दूं अगर, तो ये 1 वाला इधर आएगा, ये 1 वाला इधर आएगा, तो मैं लिख सकता हूं p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। ठीक है, ये इक्वल टू रो को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस dm कॉमन आके कट गया ना, प्लस रो जी h2 माइनस रो जी h1। 1 1 वाले सारे पैरामीटर्स इधर ले आऊं, 2 2 वाले उधर शिफ्ट कर दूं अगर, तो ये 1 वाला इधर आएगा, ये 1 वाला इधर आएगा, तो मैं लिख सकता हूं p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। ठीक है, ये अब ये क्या है, प्रेशर एनर्जी होती है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो ये है m बाय v, मास पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्रॉस सेक्शन 1 पे और ये क्रॉस सेक्शन 2 पे, तो ये प्रूव हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंड दिस इज योर बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ। समझ में आया आपको? बर्नौलीज थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th